ए बाय बी इज इक्वल टू, मैंने सीधा लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हालांकि वो कल के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही था। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आई कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट्री इवेंट जब बी घट चुका है तो फिर ए के अब घटने की संभावना क्या है, तो वो बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब असल में अगर मैं ये सारी बातें नहीं लिखता यहाँ पर, ये हटाओ यहाँ से, पहली बात देखिए एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी है क्या, कहानी वही है उसकी, उसको लिखा उसी तरीके से जाएगा, लेकिन थ्योरेटिकली इसे कैसे पढ़ेंगे वो समझिए। थ्योरेटिकली इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी का मतलब हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स इन बी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि आगे जब मैं पढ़ाऊंगा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी तो वहां पर ये चीज यूज होगी नहीं, वहां पे आप कंफ्यूज होंगे, वहां पे आपको ये समझ नहीं आएगा कि इंडिपेंडेंसी और डिपेंडेंसी है क्या। तो नाम से कुछ और हो रहा होगा लेकिन काम कुछ और हो रहा होगा। तो यहाँ पर क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्री, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट इन बी, मतलब बी घट चुका है पहले, स्टिल उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स इन बी विच आर फेवरेबल टू ए, फेवरेबल टू ए अपॉन, अब क्योंकि हमारा जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है वो क्या है, एलिमेंट जो इवेंट कौन सा हुआ है, बी हुआ है, वो है। उसके बाद हम क्या लिख देंगे यहाँ पे नीचे, प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स इन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नहीं लिखा मैंने, हालांकि यहाँ पे मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स इन बी, तो मान लो जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स बी के अंदर रहे होंगे, और अगर उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट जो भी रहे, इसके ऊपर भी मैं अभी आ रहा हूँ। ये पहले इस बात को समझते हैं कि इसको जो लिखना कैसे प्रोबेबिलिटी के टर्म में, वापस मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ। हालांकि मैंने इससे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी आप लोगों को ऐसे लिख के बताया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब अगर आप देखें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे सैंपल स्पेस के अंदर, अगर मुझे ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो जो भी ए इंटरसेक्शन बी होगा उसको मैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट से डिवाइड करूंगा। और अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बतानी है तो जो भी एलिमेंट्री इवेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स इन बी जो भी होंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकल जाएगा। तो मतलब यहाँ पर भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट से डिवाइड कर दो और इसको भी एलिमेंट्री इवेंट से, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट से डिवाइड कर दो, वैसे भी कट जाएगा, तो रिजल्ट वापस से क्या रह जाएगा, यही रह जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का मतलब हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स इन बी विच आर फेवरेबल टू ए, जो कि ए को लेकर फेवरेबल हैं। अब मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ, कि आज मैं दूसरी बात बताने वाला हूँ। देखिए दो तरीके से हम लोग क्या कहते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि मुझे, अब मैं मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी की थोड़ा सा बात करता हूँ। आप देखो, आप प्रोबेबिलिटी को इस तरीके से पढ़ो ही मत कि इसका ये फॉर्मूला है या इसका वो फॉर्मूला है। प्रोबेबिलिटी एक बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक है जो कि मुझे इतना ढंग से बिल्कुल भी नहीं आता। आपको इतना ध्यान से रखना है, जो ये कह रहा है उसी के ऊपर आपको काम करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, जैसे हमने यहाँ पे इसको हम मैथमेटिकल टर्म्स में पढ़ रहे हैं, लेकिन जितना बेटर आप प्रोबेबिलिटी को लेमन लैंग्वेज में पढ़ेंगे उतना ज्यादा वो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो अब जैसे मैं अभी एक चीज को नाम देता हूँ, सपोज कीजिए मैंने एक वर्ड बोला मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। अब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जैसा कुछ नहीं है, ऐसा है कुछ नहीं। एक्चुअल में क्या होता है कि सपोज कीजिए दो एलिमेंट्री इवेंट एक साथ घट रहे हैं, तो दो एलिमेंट्री इवेंट्स एक साथ घट रहे हैं और एक साथ घट रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे सपोज कीजिए कि कोई एलिमेंट्री इवेंट पहले ए हुआ, उसके बाद ए हो चुका है, अब बी के होने की संभावना क्या है, फिर उसके बाद सपोज कीजिए फिर ए और बी हो चुका है, अब सी के होने की संभावना क्या है। तो इस तरीके के सीक्वेंस जो ये चल रहा है, इस पार्ट को हम लोग मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम करके बोलते हैं, या मतलब मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। अब इसी में एक और टॉपिक है जिसका मुझे आप लोगों को प्रूफ देना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी जो है वो हमने यहाँ पर मेंशन करवाया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी जो था वो हमने मेंशन करवाया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और एक और बात, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ई जो होगा, मतलब अब ए जो होगा वो गिवन टर्म हो जाएगा और बी जो होगा वो मुझे निकालना है, वो तब भी किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए।
अब अगर इन दोनों केस से मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालूं, तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना निकल के आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए बाई बी, और यहां से भी प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी कितना निकल कर आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। तो सर क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है। अब ये कैसे सही है, कैसे क्या हो रहा है यहाँ पे? अच्छा, इसमें एक दोनों में एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है वो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो बी है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो ए है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अब इसका थोड़ा प्रूफ देख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी जो है, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर है, या फिर ऐसे कह लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है, अभी इसका मतलब बता रहा हूं आपको, जो पता है अकॉर्डिंग टू सेट्स वो भी ठीक है, लेकिन अभी प्रोबेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है वो बता रहा हूं। इसका मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ कि सर इसके हिसाब से, पहले वाले के हिसाब से, पहले वाले के हिसाब से एक बार दूसरे वाले के हिसाब से, पहले वाले के हिसाब से क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पहले ही अकर हो चुका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, मतलब पहले बी इवेंट अगर हो चुका है, अब ए के होने की संभावना क्या है। ठीक इसी तरीके से अगर मैं यहां की बात करूं तो ये क्या कहेगा, पहले एलिमेंट्री इवेंट ए हो चुका है, उसके बाद अब बी के होने की संभावना क्या है। इस बात को मैं इस तरीके से भी समझ सकता हूं। देखिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं इसके ऊपर लेके चलता हूं कि एक पैक ऑफ कार्ड है, उसमें से मुझे दो लगातार कार्ड्स निकालने, दो कार्ड मुझे लगातार निकालने हैं, इस तरीके से निकालने हैं कि दोनों कार्ड जो हो वो क्या हो, डायमंड के हो। तो पहली बात तो ये कि साहब दोनों कार्ड डायमंड के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दोनों कार्ड डायमंड के हो तो दोनों कितने होते हैं टोटल, 13 13 13 13 का सेगमेंट होता है, 4 बार 13 एक डायमंड, क्लब, हार्ट, स्पेड। और अब दो डायमंड कार्ड निकालने हैं, और उसमें अगर मुझे, अब इसमें दो केसेस हैं। पहला केस है कि सपोज कीजिए विद रिप्लेसमेंट आ जाता है, और दूसरा केस है विदाउट रिप्लेसमेंट आ जाता है। तो बहुत छोटा सा सवाल है, आप इसको सोच कर भी सॉल्व कर सकते हैं कि डायमंड कितने होते हैं, टोटल 13। अब मैं बात करता हूं सपोज कीजिए विदाउट रिप्लेसमेंट, कि आपने देखकर उसको रिप्लेस नहीं किया, तो टोटल डायमंड हो गए 13 और टोटल पत्ते हो गए 52। तो डायमंड निकालने की प्रोबेबिलिटी, एक डायमंड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 13/52, फिर 13 इंटू 52, फिर मल्टीप्लाई बाय। अब अगर मान लीजिए जो कार्ड आपने निकाल दिया है उसको आपने दोबारा नहीं रखा है, इन केस आपने उसको बाहर ही रख दिया, दोबारा नहीं रखा है, अब आप दोबारा डायमंड निकालेंगे, उस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 12 इंटू 51। तो इतनी बात सब लोगों को समझ में आ रही होगी। अच्छा, अब इस बात को दो तरीके से कहा जा सकता है। इस बात को ऐसे भी कहा जा सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, पहले आपने डायमंड निकाला, उसके बाद जो ए इवेंट था वो भी आपने डायमंड ही निकाला है, लेकिन दूसरे राउंड में निकाला है, क्योंकि पहला इवेंट आप लोग के पहले केस में आप डायमंड निकाल चुके हैं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या हो गया कि अब आपने जो निकाला है वो क्या है, वो भी कैसा है, डायमंड है। तो कहीं आप इसको जब प्रैक्टिकली लिखोगे, कहीं पर जब एग्जाम में आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, तो आप ये मेंशन करोगे व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट ए इंटरसेक्शन दी, दो एलिमेंट्री इवेंट हमको एक साथ करने हैं, वो एक साथ हो रहे हैं कुछ, इसका मतलब उसके अंदर कॉमन आ रहा है। अगर कुछ कॉमन ही नहीं आएगा तो एक साथ नहीं होंगे वो। अच्छा, इसमें भी कंडीशन है, मान लीजिए सपोज कीजिए, अच्छा दो केसेस हैं, चलो पहले मैं एक बार इस चीज का प्रूफ देता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी के बराबर कैसे होता है। सपोज कीजिए, मान लीजिए कोई सैंपल स्पेस एस है, और उस सैंपल स्पेस एस में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स जो है वो कितने हैं, एन एलिमेंट्री इवेंट्स है। एन एलिमेंट्री इवेंट सैंपल स्पेस एस के अंदर हैं, और एक कोई एलिमेंट्री इवेंट ए है जिसमें मैंने टोटल एलिमेंट्री, एक कोई केस एक ए है जिसमें m1 एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, एक कोई केस बी है जिसमें m2 एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, और एक केस ए इंटरसेक्शन बी है जिसके अंदर टोटल m एलिमेंट्री इवेंट्स हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की, कि भैया ए के होने की संभावना क्या है, तो ए के होने की संभावना जैसा कि आप लोगों को पता चल रहा होगा वो बराबर हो जाएगा m1/n। बड़ा सिंपल था, ये हमने 10वीं क्लास में भी पढ़ रखा है। मैं आपसे पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के होने की संभावना क्या है, या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, तो आप बोलेंगे m2/n। ठीक इसी तरीके से अगर आप आगे बढ़ते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है
वो किसके बराबर हो जाएगा? अब A इंटरसेक्शन B बराबर किसके हो जाएगा? M/N। इतनी बात हमने सारा ये जो पार्ट है हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ रखा है। लेकिन अब मैं आपसे बात करता हूं, अब आप ध्यान से सुनना बात को। प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A, फॉर एग्जांपल इसको हम कंसिडर करते हैं। एक बार हम B बाय A ले लेंगे, एक बार हम A बाय B ले लेंगे, दोनों केस ले लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A, प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A का मतलब क्या हुआ कि अब इसका मतलब क्या हुआ उस पे आप यहां आ जाओ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B, चलो मैं इसको A बाय B कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, उसे कॉपी पेस्ट करके। प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स इन B which are favorable to A, number of elementary events in B which are favorable to A, it automatically means that the common number of elements, the common number of elementary events in B and A। किसी बच्चे को अगर इस बात में कोई भी डाउट है तो उससे बेझिझक पूछ सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स इन B which are favorable to A। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B जो हुआ, इसको मैं किसके बराबर लिख रहा हूं? अब आप ध्यान से सुनना। प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B जो हुआ, अब A बाय B मतलब हुआ, मतलब A बाय B का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स इन B विच आर फेवरेबल टू A अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स इन B। तो मैंने इसको किसके बराबर लिखा यहाँ पर? प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B जो हो जाएगा, तो कॉमन कितना आ रहा था यहाँ पे? M, और नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स इन B कितना था? ये तो प्रोबेबिलिटी थी उसकी, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स इन B कितना था? वो कितना हो गया? M2। अब अगर आप इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी लिखें तो दोनों के नीचे किससे डिवाइड कर सकते हैं? NN से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये तो सर प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B आ गया। अब अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा M1 और यहाँ हो जाएगा कितना? M। इतना ही फर्क पड़ेगा। अभी भी इस बात का वही मतलब है, नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स इन बी इन ए विच आर फेवरेबल टू बी, और नीचे कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स इन ए। ये कहानी हो गई। अब हमें ये प्रूव करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो किसके बराबर है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी के बराबर है। हमको ये प्रूव करना है। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है? m बाय n। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बराबर है m बाय n के। अगर मैं ऊपर नीचे दोनों तरफ m2 से मल्टीप्लाई और m2 से डिवाइड कर दूं, यानी इसको ऐसे कर दूं, m बाय m2 इंटू m2 बाय n, m बाय m2 इंटू m2 बाय n, फॉर एग्जाम्पल। तो m बाय m2 आपका क्या बन गया? m बाय m2 बराबर हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाय b, और इंटू m2 बाय n, m2 बाय n क्या बन गया आपका? प्रोबेबिलिटी ऑफ b। ठीक इसी प्रकार आप प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b जो है वापस से m बाय n के बराबर आएगा। तो दोनों केस में जब आप m1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो जब आप m1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो m बाय m1 क्या बन जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ b बाय a, और m1 बाय n क्या बन जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ a। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमने क्या देखा कि एक बार प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और एक बार प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। तो यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई भी डाउट है, ये इस चीज का प्रूफ है। अगर इनकेस एग्जाम में आता है कि आपको प्रूफ करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी कैसे हुआ, तो आपको ये बताना है कि पहले पी ऑफ ए बाय बी का मतलब क्या है, उसके बाद आपको कुछ टर्म्स इस तरीके से सेलेक्ट करनी है और आपको ये प्रूफ करके देना है। तो यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है। फिर इसके एक्सटेंशन पे चलते हैं थोड़ा सा। एक्सटेंशन मतलब अगर इसको थोड़ा बढ़ा दिया जाए, अभी तो केवल दो ही एलिमेंट्री इवेंट्स हैं। अब सपोज कीजिए, इसको बढ़ाते नहीं, पहले इसी पे और थोड़ा बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स इन बी विच आर फेवरेबल टू ए, ये जो कंडीशन है ये आती नहीं है। मतलब क्या हुआ कि ऐसा कोई भी पार्ट जो है जो ए और बी के अंदर जो है कि कॉमन नहीं है। तो अब उस केस में क्या होता है? उस केस में हम उन दो टर्म्स को कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स, कि ए और बी इंडिपेंडेंट कब हैं? कि जब उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो अब सपोज कर रहा, अब इस बात को समझना ध्यान से। अब यहां पे मेंशन है कि अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट है,
A and B आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब कुछ भी उन दोनों के अंदर कॉमन नहीं है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। पहली बात, इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या लिखा हुआ है, इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना। सर इसके दो मायने हो सकते हैं। इसके क्या मायने हो सकते हैं, इस बात को समझिएगा कि सर पहले या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी घटा होगा और उसके बाद ये मुझसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की संभावना पूछ रहा है जब बी घट चुका है, या फिर सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर हो सकता है कि पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हुआ होगा और फिर पहले ए इवेंट घटा होगा उसके बाद बी के घटने की संभावना है मुझसे पूछ सकता है, क्योंकि ये इसके बराबर होते हैं, अभी हमने पहले देखा। लेकिन अगर अब आप थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिएगा कि सपोज कीजिए कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है और उसने कंडीशन दे दी साहब कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब सबको पता है कि जो दिन में कुछ भी पार्ट कॉमन नहीं आ रहा है उसका कोई किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अच्छा फॉर्मूला अभी भी वही है। सपोज कीजिए, मान लीजिए मैं लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, ठीक है। तो अब सर देखो ऐसा है कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो इवेंट अकर हो चुका है, लेकिन अब जो बी है उसका ए से कोई लेना देना नहीं है। तो जब बी का ए से कोई लेना देना नहीं है तो यहाँ पे आप लोग डायरेक्टली क्या मेंशन कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यानी कि जब ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर हो जाएगा। ये कंडीशन कब लगानी है, जब दोनों के दोनों इवेंट कैसे हो आपके, इंडिपेंडेंस। इसका मतलब आप ये बात समझ गए होंगे यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है इस केस में किसके बराबर हो जाएगा, बी बाय ए जो यहाँ पर आने वाला था वो किसके बराबर हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर हो जाएगा टोटल। क्योंकि ए से बी का कोई लेना देना नहीं है, तो जब इवेंट से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो बी बाय ए बी के बराबर हो जाएगा और ए बाय बी वापस पूरा पूरा ए के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है वो पूछ सकता है, तो नहीं है तो आगे चलते हैं। अब सपोज कीजिए कि ए और बी दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर हुआ पी ऑफ ए डॉट पी ऑफ बी के, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं, सपोज कीजिए मुझे, अब इसका मतलब क्या है देखो, इन टर्म्स ऑफ सेट, हालांकि मैंने फर्स्ट डे ये बातें लिखवाई थी कि ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ए यूनियन बी की कम से कम कोई एक तो घटा हो, तो कम से कम कोई एक तो घटा हो, यानी कि या तो ए घट गया हो या बी घट गया हो, और दोनों ही घट जाए मतलब दोनों ही प्रोबेबिलिटी के इवेंट अगर हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है। जब फर्स्ट डे, अभी कल जब मैंने क्लास ली थी तो ए और बी, ए यूनियन बी जो था इसका मतलब बताया था मैंने आपको, ए और यूनियन बी का मतलब एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी, या तो ए या फिर बी, कोई दोनों में से कोई एक तो इवेंट अकर हुआ हो। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फॉर एग्जाम्पल देखो ये जो वर्ड है ये इंपॉर्टेंट है, अभी इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा कैसे इसको पढ़ते हैं, कैसे इसको लिखते हैं, किस तरीके से इसको अप्लाई करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ सेट। नाउ अगर मान लीजिए इस केस में ए और बी जो हैं वो दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो आप इसकी थ्योरी को कैसे जनरेट करोगे, पी ऑफ ए पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए डॉट पी ऑफ बी, यही लिखोगे आप यहाँ पे। अब पी ऑफ ए पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए, तो मैं पी ऑफ ए यहाँ से या तो पी ऑफ बी कॉमन ले लो, पी ऑफ ए कॉमन ले लो, मैंने पी ऑफ ए कॉमन ले लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अंदर कितना हो जाएगा यहाँ पर। या इस तरीके से ना करके आप ऐसा करो, पी ऑफ ए पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, आप वन ऐड कर दो और वन सब्ट्रैक्ट कर दो, एक ऐड कर दो और एक सब्ट्रैक्ट कर दो, ये इजी पड़ जाएगा। पी ऑफ ए पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। अब क्या करें, वन को एज इट इज रहने दीजिए आप लोग, ये हो जाएगा, सपोज करो इसको एज इट इज पड़े रहने दो, माइनस साइन कॉमन लेके वन माइनस पी ऑफ ए ब्रैकेट प्लस पी ऑफ बी कॉमन ले लो, अंदर क्या रह जाएगा, वन माइनस पी ऑफ ए कॉमन ले लो सारा सारा पार्ट, वन अगर आप सपोज करो माइनस साइन के साथ इसको कॉमन लेते हो वन माइनस पी ए को, तो अंदर बच जाएगा वन माइनस पी ऑफ बी। अब वन माइनस
1 माइनस पी ऑफ ए, 1 माइनस पी ऑफ ए का मतलब क्या हुआ कि पी ऑफ ए मतलब एलिमेंट्री इवेंट ए का होना, उसको 1 में से माइनस, 1 मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी, 1 में से माइनस कर दिया तो क्या रिजल्ट निकल के आएगा, पी ऑफ ए नॉट। 1 माइनस पी ऑफ बी कितना निकल के आएगा, पी ऑफ बी नॉट। तो 1 माइनस पी ऑफ ए नॉट डॉट पी ऑफ बी नॉट, मतलब क्या समझे आप कि हम ए यूनियन बी लेके चल रहे थे, ए यूनियन बी की या तो कोई दोनों में से कोई एक हो जाए, इसका मतलब ये था प्रैक्टिकली। और उसने ये बोल रखा है कि एलिमेंट्री इवेंट्स ए और बी जो है वो इंडिपेंडेंट है। डायरेक्ट बच्चा इसकी जगह ये लिख के डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकता है। अब कैसे यूज कर रहा है वो मैं बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो ये फॉर्मूला यूज नहीं करना, अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं है तो ये फॉर्मूला यूज नहीं करना, इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो ये यूज करना है। अभी डायरेक्टली इसी के ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए, जैसे कि सपोज करो क्वेश्चन है, इसने बोला टू बॉल्स आर ड्रॉन, मैं छोटा छोटा लिख दूंगा आप समझिएगा, टू बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन अर्न, एक अर्न से निकाला हमने दो बॉल्स को, ठीक है। उस अर्न कंटेनिंग, उस अर्न के अंदर जो नंबर ऑफ बॉल्स है वो कितनी है, दो व्हाइट है, तीन रेड है, चार ब्लैक है, वन बाय वन, वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन बॉल इज रेड। देखो वर्ड क्या निकल कर आया, एटलीस्ट, एटलीस्ट, एटलीस्ट वन बॉल इज रेड, इस बात को समझना। देखो भाई, पहले क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो बॉल हमको अर्न से निकालनी है, उस अर्न के अंदर दो व्हाइट, तीन रेड और चार ब्लैक बॉल है, एक एक करके निकालनी है, एक एक करके निकालनी है। अब ये क्या कहता है कि विदाउट रिप्लेसमेंट, हमने देखकर दोबारा डाला नहीं है बॉल को, तो ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे कि एटलीस्ट वन बॉल इज रेड, भाई कम से कम एक तो लाल हो। एक लाल होने का मतलब, कम से कम एक लाल होने का मतलब कि दोनों भी लाल हो सकती हैं, मतलब वो केस भी इसके अंदर आ चुका है और डायरेक्टली वो केस भी। मैं इस सवाल को कैसे करता हूँ, इसको आप भूल जाइए कि मैंने आपको कोई थ्योरी पढ़ाई है, मुझे दो बॉलें निकालनी है और वो दोनों की दोनों लाल चाहिए थी, ये मतलब, सॉरी, हाँ दोनों की दोनों मतलब कम से कम उसमें एक तो लाल चाहिए ही चाहिए, दोनों लाल आ जाए बहुत ही अच्छी बात है। भाई मैं ऐसा करता हूं, मैं टोटल प्रोबेबिलिटी में से वो पार्ट माइनस कर देता हूं जिस केस में एक भी लाल बॉल नहीं आ रही है, तो बात बराबर पड़ गई। आप फिर से सोचिए, मैं टोटल प्रोबेबिलिटी में से, टोटल प्रोबेबिलिटी हुई वन, टोटल प्रोबेबिलिटी में से मैं कौन सा केस माइनस कर रहा हूं, मैं वो केस माइनस कर देता हूं जिन केसेस में एक भी लाल बॉल नहीं आ रही है। तो बहुत सिंपल हो गया, अगर मैं इसको इस तरीके से पढ़ता हूं तो बात को फिर से समझिए, दो बॉल मुझे निकालनी थी एक अर्न से जिसमें दो व्हाइट थी, तीन रेड थी, चार ब्लैक बॉल थी, एक एक करके निकालनी थी, विदाउट रिप्लेसमेंट था। एटलीस्ट अब उसने बोला उसमें से कम एक तो लाल हो, कम से कम। अब इसको लिखने का तरीका क्या हुआ, ए यूनियन बी, मतलब R1 यूनियन R2, इस दोनों में से कोई एक तो लाल निकल कर आ जाए, तो पहले केस में लाल निकल कर आ जाए या फिर दूसरे केस में लाल निकल कर आ जाए, फिर माइनस दोनों का इंटरसेक्शन, उनका इंटरसेक्शन, फिर इस तरीके से आप या तो इस फॉर्मेट को अप्लाई करो, या मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ। और अच्छा, अब पहले आपको ये यहाँ पे डिसाइड करना है कि दोनों इवेंट आपस में इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है। तो देखिए ध्यान से, जब आप, अब ये बात कैसे पता चलेगी सर, ये बात क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगी कि दोनों के दोनों इवेंट जो हैं वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है। देखिए, वैसे तो हालांकि यहाँ पे ऐसा कोई भी केस लगाने की जरूरत पड़ नहीं रही है आप लोगों को, क्योंकि हालांकि ये जो केस हमने यहाँ पे ड्राइव किया है ये सारा सारा इंडिपेंडेंट का ही केस है। तो इंडिपेंडेंस का केस है, तो देखिए अगर एक लाल निकलती है तो वो दूसरे लाल निकलने के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं कर रही है, या कोई मतलब कोई भी बॉल अगर निकलती है तो उससे दूसरी वाली बॉल पर इफेक्ट कुछ भी नहीं पड़ रहा है। यहाँ वर्ड जो यूज हो रहा है वो कितना यूज हो रहा है, एटलीस्ट, कि यार या तो एक लाल आ जाए या दोनों की दोनों लाल आ जाए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको मैं डायरेक्टली सॉल्व कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं कि मैं टोटल प्रोबेबिलिटी में से माइनस कर दूंगा कि आपकी पहले केस में भी कोई लाल नहीं आई और आपकी दूसरे केस में भी कोई लाल नहीं आई। इसका मतलब अब जो बचे हुए केसेस हैं
उन सारे केसेस में या तो एक लाल आ रही होगी और एक दूसरी कलर की आ रही होगी, या दोनों के दोनों लाल आ रही होंगी, या पहले किसी और कलर की आ रही होगी फिर दूसरे बॉल लाल निकल के आ रही होगी। तो इतनी बात में अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और इसका रिजल्ट हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस पी ऑफ ए नॉट। तो पहले केस में एक भी लाल ना आए तो कितना हो गया 2/3 इंटू 5, या सॉरी मैं डायरेक्ट लिख दिया 1 माइनस पी ऑफ टी नॉट की। अब आप लाल वाला हटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 7 और 2 कितना हो गया आपका 9। तो एक बार आ जाएगा आपका अच्छा 3 रेड थी ना, मैं 2 लाल लेके बैठा हुआ था, 2 व्हाइट 3 रेड 4 ब्लैक में कंफ्यूज हो गया था। कितना हो गया टोटल बॉल 9 हो गया टोटल बॉल, 3 रेड है उसमें से। तो पहले केस में कितना हो जाएगा 6/9 इंटू दूसरे केस में भी उसमें एक भी बॉल लाल नहीं निकला तो कितना हो जाएगा 5/8। जो भी आंसर है आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। किसी बच्चे को अगर यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, और नहीं है तो मैं इसी के ऊपर आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि इसको मैंने क्या बताया यहाँ पे, आपको क्या बताने की कोशिश की है। अगर किसी को कोई डाउट है यहाँ पे वो पूछ सकता है, नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ अगर आपको बीच में कोई भी डाउट आता है बीच में इंटरप्ट कीजिए, ये टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव है, 10 नंबर कवर करता है अपने आप को। इसके बाद देखिए, और देखिए 2 ही टॉपिक मैं बताता हूँ। बेस थ्योरम के ऊपर एक 6 नंबर का सवाल आता है, वो अभी आगे पढ़ेंगे। तो बेस थ्योरम बहुत सिंपल है, तो ये एक दिन पहले भी प्रोबेबिलिटी पढ़ के जाएगा, बेस थ्योरम पढ़ के जाएगा, वो बच्चा उसका क्वेश्चन कराएगा। कसक रह जाती है। अब चक्कर क्या है कि अब 80 मार्क्स का पेपर हो जाएगा तो 4-4 यानी कि जो वेटेज है वो कम हो जाएगा। मतलब 10 का आ रहा था पहले, तो अब शायद हो सकता है 8 या 6 का ही क्वेश्चन बने। तो 2 4-4 के क्वेश्चन बन सकते हैं। 2 4-4 के क्वेश्चन किस तरीके से, वो अभी इस बार इसी तरीके से हुआ है। तो 1-4 का बेस का बन सकता है, और 1-4 का आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में से बनता है, या टोटल प्रोबेबिलिटी में से बन सकता है, या एक और अभी नया आपका एक केस इंक्लूड हो गया जो पिछले साल नेग्लेक्ट हो गया था, इस बार वो फिर से आ गया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला केस है। तो वो देखेंगे, वो आगे आएगा। तो 3 टॉप पार्ट्स में प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड है। तो पहले पार्ट में हम लोग बात कर रहे हैं अभी राइट नाउ, जो है आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब इसी टॉपिक के ऊपर मैं आपको एक इसी थ्योरम के ऊपर, या इसी जो भी मैंने अभी पढ़ाया इसी के ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ। अब आप ध्यान से सुनिएगा, इसे मिटा रहा हूं मैं। देखिएगा, देखिए क्वेश्चन बड़ा है, मैं छोटा छोटा करके लिखूंगा, आप ध्यान से सुनना। ये बोलता है टू टेस्ट द क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, टू टेस्ट द क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, टू टेस्ट द क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री, जो कि फैक्ट्री में बन रहे हैं। 2 bulbs आर रेंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम अ लार्ज सैंपल। 2 बल्ब निकाले गए, 2 bulb are randomly selected from a large sample, large क्या लिखना, from a sample। ठीक है, अब ये कहता है if either bulb is defective, if either bulb is defective, ठीक है, the entire lot is rejected, entire lot is rejected, the entire lot is rejected. Suppose a sample of 200 bulbs contain 5 defective bulbs. Suppose a sample of 200 bulbs contain 5 defective bulbs. 5 defective bulbs. Find the probability the sample will be rejected. इस चीज की find the probability पूरा लिख दिया मैंने। The sample will be rejected. Sample will rejected. भाई सैंपल, अब पहले मैं क्वेश्चन वापस पढ़ देता हूं। टू टेस्ट द क्वालिटी ऑफ, मैं इसी से पढ़ रहा हूं, टू टेस्ट द क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, 2 bulb randomly selected from a sample
इफ ईदर बल्ब इज डिफेक्टिव, ईदर बल्ब इसका हिंदी अनुवाद हुआ कि दोनों में से, आपको आती है, इफ ईदर बल्ब इज डिफेक्टिव, अगर दोनों में से कोई एक भी खराब होता है तो पूरा का पूरा जो लॉट है, कितने का लॉट है भाई, 200 बल्ब का लॉट है, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। सपोज अ सैंपल ऑफ 200 बल्ब्स कंटेन, अब जितने का भी लॉट है, अब ये कहता है कि सपोज अ सैंपल ऑफ 200 बल्ब्स कंटेन 5 डिफेक्टिव बल्ब। एक 200 बल्ब का एक हमने सैंपल लिया जिसमें 5 डिफेक्टिव बल्ब है। वो क्या कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि इस चीज की संभावना बताएं कि वो जो सैंपल आपने लिया है वो रिजेक्ट हो गया। भाई रिजेक्ट होने का क्या मतलब हुआ, रिजेक्ट होने का ये मतलब हुआ सर कि आपने मान लो पहली बॉल निकाली और वो सही आ गई, वो खराब नहीं है, वो सही आ गई, लेकिन सर आपने दूसरी बॉल निकाली, वो खराब आ गई, फिर प्लस, फिर वापस प्लस, आपने पहली बॉल खराब निकाली, दूसरी सही आ गई, ये केस बन रहे हैं इसके, फिर प्लस, फिर आप क्या करेंगे कि आपने पहली बॉल भी खराब निकाली, आपने दूसरी बॉल भी खराब निकाली, ये 3 केस बन रहे हैं। आप चाहो तो तीनों केस में आंसर को सिंप्लीफाई करके दे सकते हो, एक तरीका ये, ठीक है। अच्छा दूसरी बात यहाँ पर ये है, पहले आपको ये टेस्ट करना है कि जो सैंपल इवेंट आपको, जो ये एलिमेंट्री इवेंट, सॉरी जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है या नहीं है। अब इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट का मतलब है कि एक दूसरे के ऊपर कोई रिलेटेड नहीं है, भाई ऐसा तो नहीं। अब कैसे रिलेटेड नहीं है, इस बात को भी समझ लीजिए भाई। अब ऐसा कोई चमत्कार निकालने वाला नहीं कर रहा है कि अगर मान लो वो पहली सही निकाल रहा है तो वो दूसरी भी सही निकाल रहा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, दूसरी कोई सी भी निकल सकती है। तो वो ये दोनों इवेंट जो हैं ये आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे, ये मतलब उसके हाथ का फेर है कि अगर वो पहली खराब निकाल सकते हैं तो वो दूसरी भी खराब निकाल सकते हैं, दोनों का इससे कोई लेना देना नहीं है। अब जैसे मान लीजिए, वैसे तो आप लोगों को ये चीज मालूम होगी, 10th में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, 11th में हमने थोड़ा कम पढ़ा, प्रोबेबिलिटी हमारे पास थोड़ा कम टाइम था। क्या कह रहा था, हाँ, कि जो ये डिपेंडेंसी वाला केस है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आज क्रिकेट मैच है, अब बारिश होगी तो नहीं होगा, नहीं होगी तो हो जाएगा, तो यहाँ पर जो मैच है वो टोटली जो है वो डिपेंड कर रहा है बारिश के ऊपर। तो इसके इस तरीके के भी क्वेश्चन आएंगे, इस तरीके, अभी इसके बाद में इसी तरीके के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे डिपेंडेंसी लग रही है या इंडिपेंडेंट इवेंट है, क्या दोनों में पॉसिबल केसेस बन निकल के आ रहे हैं, वो हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो पहले हम ये सवाल देखते हैं, उसने बोला कि एंटायर लॉट ऑफ द बल्ब हैज बीन रिजेक्टेड। अब वापस मैं वही तरीका अपना रहा हूँ कि भाई अगर रिजेक्ट ही तेरे को करना है तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ए यूनियन बी, जिसकी दोनों में से कोई एक बल्ब क्या हो जाए, खराब हो जाए। ए यूनियन बी का मतलब कि दोनों, या तो दोनों खराब निकल के आ जाए या दोनों में से कोई एक खराब निकल कर आ जाए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी मुझे मालूम है, अगर इवेंट इंडिपेंडेंट है तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। इसका मतलब क्या हुआ, ए बार इंटू, यानी कि ए बार मतलब कि पहले वाले केस में एक भी डिफेक्टिव नहीं आया, तो पहले वाले केस में फर्स्ट बल्ब, पहले वाले केस में फर्स्ट बल्ब डिफेक्टिव, और दूसरे वाले केस में बी वाला जो मैंने केस ले रखा है वो मैंने ले रखा है सेकंड बल्ब भी डिफेक्टिव। तो अगर मैं टोटल में से वो पार्ट माइनस कर देता हूं जिस वो पार्ट माइनस कर देता हूं जिस केसेस में एक भी बल्ब डिफेक्टिव नहीं आ रहा है, तो डिफेक्टिव कितने, 5। तो पहला डिफेक्टिव होने का पॉसिबिलिटी क्या हो गया साहब, 5 डिफेक्ट नहीं हो, पहला केस नॉट डिफेक्टिव होने का पॉसिबिलिटी क्या हो गया, 195/200। और दूसरा बल्ब, अब ये क्या बताया, बोला है इसने विदाउट रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट, लिखा है। अब यहाँ पर मेंशन नहीं है इसने, अगर जैसे सपोज कीजिए अगर उसने नहीं लिखा हुआ ये वाला वर्ड कि विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट, तो आप ये मान के चलेंगे कि जो उसने देखा है वो बाहर ही पड़ा हुआ है, उसने अंदर नहीं रखा। तो 195/200, दूसरा केस क्या हो जाएगा, 194/199। ये आपका आंसर हो गया। इसमें किसी बच्चे को अगर कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग, कोई भी सवाल पूछना है तो वो पूछ सकते हैं, फिर हम थोड़ा आगे चलते हैं। आगे इन द सेंस एक्सटेंशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन थ्योरम के ऊपर बात करते हैं, और अगर नहीं है तो मैं इसे मिटा रहा हूं। जैसे सपोज कीजिए जैसे कि मान लीजिए ए बी सी 3 इवेंट है जो कि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड हो रहे हैं, मतलब उससे निकल कर आ रहे हैं। तो अगर मुझे, अब ये टॉपिक चेंज हो चुका है यहां से, अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, मैं समझा देता हूँ इस बात का क्या मतलब है।
पहले आपने ए इंटरसेक्शन बी देखा था, तो उसका मतलब क्या था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मेंशन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए घट गया, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो चुका है, अब बी के होने की संभावना, फिर डॉट, फिर अब ए और बी दोनों हो चुके हैं, ए और बी दोनों हो चुके हैं, अब सी की पॉसिबिलिटी बतानी है। जब ए और बी दोनों हो चुके हैं तो सी बाय यहां लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। देखिए ये सिर्फ एक पेपर वर्क है, ये प्रैक्टिकल वर्क नहीं है, ये पेपर में रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है। अभी मैं इसके ऊपर एक अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा, आप लोगों को बात समझ में आ जाएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर सपोज कीजिए यहाँ पे एलिमेंट्री इवेंट बढ़ जाए, A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन डॉट 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 AN, सपोज कीजिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सबसे पहले क्या लिखेगा बच्चा A1, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 बाय A1, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 बाय A1 इंटरसेक्शन A2, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A4 बाय A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ AN अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन डॉट 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 A ऑफ n-1 तक चलता रहेगा। ये यहां से आगे बढ़ते हैं, ये हुआ यहाँ पर एक्सटेंशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। अब मैं सपोज कीजिए इसके ऊपर एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन लेता हूं, जिसमें जैसे कि सपोज करो क्वेश्चन नंबर 1, ये इस तरीके से कि एक बैग है, एक बैग के अंदर 5 व्हाइट 7 रेड और 8 ब्लैक बॉल है, 5 व्हाइट 7 रेड और 8 ब्लैक बॉल है। इफ 4 बॉल्स आर ड्रॉन, 4 बॉलें उसमें से हमने निकाल ली, 1 बाय 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल द व्हाइट बॉल्स। सारी की सारी बॉलें व्हाइट निकले, इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब देखिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल द व्हाइट बॉल, और बॉलें निकालनी कितनी है, 4 बॉलें निकालनी है, 4 बॉलें निकालनी है। इसका मतलब अब पहले आप एग्जाम में जब करेंगे तो आप एलिमेंट्री इवेंट्स को नाम देंगे कि ए आपने नाम दिया पहले केस में व्हाइट बॉल निकली, बी आपने नाम दिया दूसरे केस में व्हाइट बॉल निकली, सी आपने नाम दिया तीसरे केस में, और डी आपने नाम दिया चौथे केस में व्हाइट बॉल निकली। क्योंकि चारों निकालनी ही व्हाइट बॉल है मेरे को, तो इसको मैंने इस तरीके से नाम दे दिया, इसको हटा रहा हूं मैं। अब यहां पर मुझे निकालना है, इसका मतलब मेरी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी हो गया यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पहले केस में रेड बॉल निकली, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दूसरे केस में रेड बॉल निकली जब पहली रेड बॉल निकल चुकी है, फिर तीसरे केस में रेड बॉल निकली जब पहली 2 रेड बॉल निकल चुकी हैं, और फिर चौथे केस में रेड बॉल निकली जब पहली 3 रेड बॉल निकल चुकी है। मैंने फिर कह रहा हूं ये पेपर वर्क है, प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है। पहले आपने रेड बॉल निकाली, लो साहब 7 बट्टे कितना हो गया, 8 5 होता है आपका 13, 13 7 होता है 20, यानी कि 20। दूसरे केस में 6 बट्टा 19, तीसरे केस में 5 बट्टा 18, चौथे केस में 4 बट्टा 17। ये आपका आंसर आ गया, वेरी सिंपल। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, वो नहीं है तो फिर आगे चलते हैं, एक और थोड़ा ठीक सवाल करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, यहां तक हो चुका है। देखिए एक थ्योरम है, इसको मिटा रहा हूं, इसके ऊपर जितने क्वेश्चन होते हो गए, अभी आगे और बात करते हैं इसके ऊपर, एक टॉपिक और पढ़ा के फिर आगे चलता हूँ। इसके बाद है आपका इसे मिटा रहा हूं मैं।
सपोज कीजिए ए और बी दो इवेंट्स है, थ्योरम है ये, A and B are two events associated with the random experiment with random experiment S, experiment and S be the sample space. Sample space. So ये and C is the event, and C is an event such that P of C is not equals to 0. तो ये बोल रहा है then show that probability of A union B, ठीक है, slash C will be equal to probability of A union B slash C will be equal to probability of A by C plus probability of B by C minus probability of A intersection B slash C. मैम मेरा टाइम कितना रह गया?